नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित मुद्दे यानी सती प्रथा के बारे में। प्राचीन भारत से जाने तो भारतीय स्रोत वेदों में, जिसमें कई सारी सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, लेकिन सती प्रथा का दूर दूर तक कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। यही बात करें अन्य ग्रंथ रामायण में, तो रामायण में महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी द्वारा सती का कोई उल्लेख या कोई वर्णन नहीं मिलता है। महाभारत में कहा जाए तो माद्री की मृत्यु को लेकर कहा गया है, सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, किंतु इस बात पर भी कुछ इतिहासकार संदेह करते हैं, क्योंकि आगे के कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे एक ऐसे स्रोत जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करती हैं, यानी मनुस्मृति, जहां एक तरफ सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करती हैं, किस तरह से समाज होना चाहिए, उसके क्या लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनके बारे में उल्लेख करते हैं, लेकिन उसमें भी सती प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। प्राचीन भारत में एक समय पर भारत में मौर्यों का शासन हुआ। मौर्य के शासन के दौरान मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका, जिसने भारतीय समाज के बारे में कई हद तक वर्णन दिया, इसमें भी सती का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त काल तक ऐसा कहा जाता है कि गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख में उनके एक सामंत गोपा राजा की मृत्यु पर उनकी पत्नी द्वारा सती होने का विवरण दिया गया है। और दोस्तों, ऐसा कहना है कि ये भारतीय इतिहास का सती होने का पहला प्रमाण माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकार आशीष नंदी का भी ये कहना है कि भारत में 7वीं शताब्दी से सती प्रथा एक विद्यमान प्रथा थी। आइए अब बात करते हैं मध्यकाल के शुरुआती दौर की। इतिहासकार रोमिला थापर का कहना है, यह सती प्रथा माना जाए तो मध्यकाल के शुरुआती दौर में कुछ ही राजपूत परिवार की परंपरा हुआ करती थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी प्रमाण हैं जो क्षत्रियों के अलावा या राजपूत परिवार के अलावा अन्य परिवार समाज के संप्रदाय में भी इस प्रथा को पालन करने का प्रमाण मिलता है। जैसे कि बात करते हैं 8वीं शताब्दी के सिंध के शासक दाहिर के, जब भारत में 712 ईसा में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, उसके दौरान राबर के इस युद्ध में कासिम के हाथों दाहिर पराजित हुए। दाहिर यूं तो एक ब्राह्मण शासक थे, लेकिन कहा जाता है दाहिर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी बाई सती हुई। इसी तरह से कई ऐसे यात्री भी हुए जिनके द्वारा भारत में इस तरह की प्रथा का वर्णन किया गया है। जैसे कि बात करते हैं इब्न बतूता जब भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने अपनी पुस्तक रेहला में 3 इस तरह के सती प्रथा के इंसिडेंट्स का वर्णन किया था। 14th सेंचुरी में भी चित्तौड़ की रानी पद्मावती द्वारा जौहर किए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। देखा जाए तो जौहर, जिसमें इच्छा पूर्वक एक स्त्री अपने आत्मदेह समर्पित करती थी अपने पति की मृत्यु पर, तो वहीं दूसरी ओर सती एक जबरदस्ती किया जाने वाला एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था थी, जहां पर मध्यकालीन भारत के समाज में ये प्रथा दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसा कहा जाता है, जब मध्यकालीन भारत में अरबी और तुर्कियों का आक्रमण हुआ, जिन्हें मिलेच कहकर बुलाया जाता था, यानी हमारे देश के बाहर के लोग, जिनकी संस्कृति अलग थी, तो यही वो दौर था जब भारत में संस्कृतिकरण की शुरुआत हुई, जिसे हम संस्कृताइजेशन भी बोलते हैं। यानी प्राचीन भारत की उन्हीं संस्कृति, उन वेद के लिखी गई व्यवस्था को बढ़ाने की, उसे दोबारा पुनर्जीवित करने की भारतीय समाज में एक अच्छी कोशिश की गई। लेकिन कुछ लोगों द्वारा कुछ इस तरह से मिसकंसेप्शन होने का वर्णन मिलता है। जैसे कि वेदों के एक श्लोक में एक शब्द का उपयोग होता है जिसे कहा जाता है जनियो योनि मग्रे। इसमें जो शब्द है अग्रे, इस अग्रे शब्द का अर्थ है आगे। यानी वैदिक संस्कृति की रचना करते वक्त लोगों द्वारा उनका मानना था कि किसी भी स्त्री के पति के मृत्यु के बाद उनको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती थी। तो वहीं मध्यकाल के कुछ लोगों ने इस अग्रे शब्द को कुछ और ही समझ लिया और इस शब्द को समझ लिया अग्नि शब्द, जिसमें उन्होंने इसे
इसी प्रकार समझा कि एक विडो को यानी एक विधवा स्त्री को अपने पति के बाद अग्नि में खुद को आत्मदह करना चाहिए। मध्यकाल के दौरान ये प्रथा यूं ही आगे बढ़ती रही और इधर बात करें तो राजपूत और क्षत्रिय परिवारों से आगे बढ़ते हुए ये प्रथा अन्य परिवारों में भी, अन्य संप्रदाय और धर्मों में भी नजर आई। यही बात करते हैं सिख साम्राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी चारों पत्नी ने भी उनकी मृत्यु पर किया था जौहर। बल्कि इतना ही नहीं, शासक खड़क सिंह और नौनियाल सिंह की पत्नी ने भी जौहर किया था। हालांकि ये सोचने वाली बात है, क्या इस दौरान किसी ने भी इस प्रथा पर कभी प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक हुए। मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। उनके बाद मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर, औरंगजेब द्वारा भी इस प्रथा पर प्रतिबंध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन कभी भी ये प्रथा समाप्त ना हो पाई। 17वीं शताब्दी में भी यात्री बर्नियर द्वारा इस तरह का उल्लेख किया जाता है कि उन्होंने भारत की भूमि पर आते ही लाहौर क्षेत्र में एक ऐसा इंसिडेंट आंखों देखा था जिसमें एक मात्र 11 वर्ष या 12 वर्ष की आयु की बच्ची सती हो गई थी और उसे सती होने के लिए उकसाया जा रहा था। आधुनिक काल तक इस तरह की प्रथा का चलन चलता रहा और वो समय भी आया जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें जमाई। 19वीं शताब्दी में एक ईसाई प्रचारक विलियम कैरे द्वारा इस सती को नजरअंदाज नहीं किया गया और वही विलियम कैरे का कहना है, अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता के भीतर इस सती प्रथा पर प्रतिबंध के बावजूद भी 30 मील के दायरे में 438 घटनाओं का उल्लेख किया गया। 815 से 1818 के बीच सती की घटनाएं दुगनी होती गई। जब ऐसा होने लगा तो इन्हीं तरह के ईसाई प्रचारक जैसे कि विलियम कैरे और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत करने वाले राजा राममोहन द्वारा इस प्रथा को लेकर आवाज उठाई गई और अंततः हमें देखा जाता है कि 1829 में विलियम बेंटिक के काल में फाइनली इस सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाता है और एक कानून सामने आता है, रेगुलेशन 17 यानी बंगाल सती एक्ट, जिसके तहत विधवा स्त्रियों को सती करने या सती होने के लिए उकसाने को लेकर आपराधिक घोषित कर दिया गया। और प्रेजेंट डे की बात की जाए तो अभी भी ये सती प्रथा जहां भारत में ये प्रतिबंधित था, उसके बाद भी राजस्थान की एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को दहला दिया था, जी हाँ, रूप कंवर, जो कि अपनी पति की मृत्यु के बाद मात्र 18 वर्ष की आयु में उकसाए जाने पर सती हुई। राजस्थान की इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया था और उसके बाद फाइनली फिर से सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 आया और उसके बाद से इसे भारतीय पार्लियामेंट में अपनाया गया। तो कैसा था ये सेशन? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।